अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हो सब? हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और आप लोगों को उसके हवाले से मैंने जो है वो काम दिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो काम किया होगा। सबने चैप्टर नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए। हम चैप्टर नंबर 4 पर नहीं बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 2 और 3 के बारे में ही मुझे बताओ। चैप्टर नंबर 1 2 और 3 ये पूरे के पूरे मुकम्मल कर लिए हैं या नहीं? ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की मैं अभी बात नहीं करता। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन जहाँ तक चैप्टर नंबर 1 2 और 3 है। अच्छा, चैप्टर अली ने चैप्टर नंबर 3 नहीं किया, बाकी 2 चैप्टर्स फुल क्लियर हैं। सही है। बाकी बच्चे आप लोग बताओ, चैप्टर नंबर 1 2 3 का क्या स्टेटस है? अच्छा, एक और बात, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आईकेप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ बातचीत करी थी। तो आप लोगों ने उस बात पर अमल करा? आप लोगों ने आईकेप की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा ली? मुझे इस बारे में भी ज़रा गाइड करें, बताएं। आईकेप की रजिस्ट्रेशन करवाना आप लोगों पर फ़र्ज़ हो गया था ताकि आप लोग पेपर दे सको। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को आईकेप की रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा था कि आईकेप की रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पर कर लेना ताकि आप अपने पेपर्स दे सको। ठीक है। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आईकेप की रजिस्ट्रेशन आप लोग लाजमी तौर पर कर लेना ताकि आप लोग अपने पेपर्स दे सको। तो उस हवाले से भी मुझे बता दो कि क्या बातचीत है भाई? आईकेप की रजिस्ट्रेशन हो गई सबकी? अच्छा, अभी ऐसे फंस दिया जिससे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो कंप्लीट नहीं। सही है, देखो। एसएफएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हो अच्छी बात है। और उसके अलावा भी जो बच्चे हैं, काइंडली आईकेप की लाजमी तौर पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करवा लो, क्योंकि आईकेप में पेपर देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बड़ा लाजमी है, ज़रूरी है ना। तो काइंडली आईकेप की रजिस्ट्रेशन याद से आप लोग अपनी कंप्लीट करवा लें, मुकम्मल करवा लें। आईकेप की रजिस्ट्रेशन करवाना आप लोगों पर फ़र्ज़ है। आईकेप की रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने लाजमी करवानी है। ठीक है। जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, अच्छा पहले तो यार ये आप लोग डायरेक्ट मैसेज ना किया करो, आप लोग मैसेज टू एवरीवन किया करो। ठीक है ना। और मोबाइल पर शायद ये ऑप्शन नहीं आता, लेकिन लैपटॉप पर तो आ रहा होता है, ताकि सब आपके मैसेजेस पढ़ सकें। एक या दो बच्चों का ये मैसेज आया कि उनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड करी थी ग्रुप पर। आप लोगों ने बस उसमें जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है और आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसमें मेरे ख्याल में ऐसे कोई मसले की बात नहीं है ना। तो काइंडली आप लोग जो है वो आईकेप की रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाजमी तौर पर आप हसन से या बासित से बात कर कर और वो अपना प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करवाओ। बिकॉज आईकेप की रजिस्ट्रेशन के बगैर तो आप पेपर दे ही नहीं सकते हो। तो आईकेप की रजिस्ट्रेशन देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है सिद्रा, तो फिर आपने क्यूएटी देना होगा और क्यूएटी के बाद फिर आप पीआरसी में आओगी। और आप जो है वो हसन को बोलना कि वो आपको जो क्यूएटी का ग्रुप है उसमें भी लाजमी तौर पर ऐड कर दे। जो क्यूएटी का ग्रुप है उसमें अदन एक बच्चा है हमारा जिसने पिछली बार जो है वो पेपर दिया था क्यूएटी का। तो वो आपको गाइड भी कर देगा कि पेपर कहाँ से आया और कैसे आया। 5 पेपर एक साथ दे सकते हो अली। 5 पेपर्स एक साथ देने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दे सकते हो। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हुई? यार यूट्यूब पे मेरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है। एक मिनट रुको। हसन आप मीटिंग में हो? अच्छा, मैं एक मिनट रुको, हसन से बात कर लेता हूँ कॉल पर, क्योंकि मेरी नॉलेज ये है कि साथ साथ अपलोड हो रही हैं। ठीक है। मैं एक मिनट हसन को कॉल लगाकर हाथ के हाथ ये मामला भी सॉल्व करवा देता हूँ कि आप लोगों की ये सारी हो रही है या नहीं। मैं वॉइस नोट छोड़ दूँ। अस्सलाम वालेकुम यार हसन, मैं क्लास में ही हूँ।
एक बच्चे ने अभी जो है वो ग्रुप पे चैट पर मैसेज लिखा है कि जो मेरी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो रही हैं, तो काइंडली तुम इसको देख लोगे और अगर अपलोड हो गई हैं तो ज़रा मीटिंग में आ जाओ, बच्चे तुम्हें सुन रहे हैं। मतलब ये मैंने वॉइस नोट खोला हुआ है और मैं मीटिंग में ही हूँ। अच्छा, मैंने हसन को वॉइस नोट छोड़ दिया, ये काम हो गया। ठीक है, व्हाट इज QAT? हसन, जिनके मार्क्स 50 और 60% के बीच में आते हैं उनको QAT का टेस्ट देना पड़ता है, और उससे रेलेवेंट भी गाइडेंस वगैरह जो भी थी वो आप लोगों को जो है उसका QAT का जो ग्रुप है उसमें शेयर करी भी है। ठीक है जी। तो अगर किसी के मार्क्स इस रेंज के बीच में आते हैं तो उसने QAT का टेस्ट देना होता है। सही है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स अबव 70? उनको नहीं देना QAT, वो तो डायरेक्टली जो है वो मेरे ख्याल में आप शायद 70 अबव तो SFS में भी क्वालिफाई करता है, तो SFS के थ्रू जो है वो आप स्कॉलरशिप भी उठाओ। नहीं, प्री मेडिकल वालों को नहीं, जिसके मार्क्स 50 और 60 के बीच में आए ना उसको देना होगा। एनीवेज QAT की गाइडेंस के लिए जो सेशन मौजूद है वो आप देख लें, ICAP की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो एक रिकॉर्डिंग मौजूद है वो भी देख लें, और उन सारी चीज़ों पर अमल करते हुए जो है वो कंप्लीशन कर लें आप अपनी रजिस्ट्रेशंस की, बिकॉज ICAP की रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद ही आप पेपर दे सकते हो। तो इन केस अगर आप जो है वो वेट करते रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है जी। जी बेटा, दो दो कर आप पेपर दे सकते हो, लेकिन इस तरह आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये तो PRC तो बिल्कुल ही कचरा पेपर है। मतलब कि आप जो है वो सुबह से रात तक अगर मेहनत करो तो 3 से 4 महीने के पेपर्स हैं, तो इस पे ज़िंदगी क्यों ज़ाया करनी है अपनी। दे सो सकते हो आप, एक एक कर दो। एक जून में दिया, फिर एक जुलाई में दिया। ठीक है। अच्छा, मजीद में रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात नहीं करता यहाँ पर, ताकि हम लोग अपने क्लास के एजेंडा से ना हट जाएं। और अगर किसी को कोई भी डिटेल रजिस्ट्रेशन के हवाले से चाहिए तो वो हसन या बासित से बात करें, वो रेलेवेंट लोग हैं। सही है बेटा। आप लोगों की जो है ना मार्च और सितंबर में कैफ की अटेम्प्ट होती है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो जून में, सारे बच्चे जून में अपना PRC क्लियर कर लो, ताकि सितंबर में आप लोग कैफ के 2 पेपर्स दे सको। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि अगर आप जुलाई या अगस्त में चले गए तो फिर जो है वो आपके पेपर्स डिले हो जाएंगे। तो ऐसा ना करो, ठीक है, ऐसा ना करो, बल्कि दे दो पेपर्स। ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 3 पर अब बात करनी है। बाकी PRC और QAT और ये सारी बातें जो है वो आप हसन से कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताओ। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को मैंने जो लेक्चर्स दिए थे, क्या वो लेक्चर्स सारे के सारे आप लोगों ने मुकम्मल कंप्लीट कर लिए हैं? मैंने चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर सेंड किए थे, वो देखें आपने कंप्लीट करने थे सारे लेक्चर्स। चले, मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाता हूँ मज़ीद। आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर ही रहते हैं, हम 3 से आगे नहीं जाते हैं। ठीक है। और मैं कुछ जो है वो क्वेश्चंस चैप्टर 1 2 में जो कुछ क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि मज़ीद प्रैक्टिस आपने करने चाहिए, वो मैं आपको करवा देता हूँ। 1 2 और 3 से रेलेवेंट हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आज भी नहीं बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 2 और 3 पर ही रहते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 2 और 3 से रेलेवेंट कोई सवाल निकालूं नया, जो आपको मैं सॉल्व करवा सकूं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 2 और 3 के हवाले से कोई नया सवाल निकालता हूँ, ICMA का मोस्ट लाइकली। फ्यूचर। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 की हमने शीट तो कर ली थी। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जिसने किया है, मुझे ये बताओ उसके MCQs में से कौन से MCQs में मसला आ रहा है? कौन से MCQs में से मसला आ रहा है आप लोगों को?
मुझे ये बता दो, मैं चैप्टर नंबर 3 के आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज करवा देता हूँ। जो एमसीक्यूज जो है 21। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो निकाल लूँ। सही है। चैप्टर नंबर 3 में मैं एक काम करता हूँ कि 3.21, चलो 3.21 से हम जो है वो कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं। 3.21, 22, 23, ये 3 सवाल, ठीक है ना। 3.21, 22 और 23 करो जरा सॉल्व। चलो चैप्टर, ये 3.21 जो सवाल है, 3.21 जो सवाल है, इसको ज़रा सॉल्व करो। मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग 3.21 वाला जो सवाल है इसको ज़रा सॉल्व करो। 3.21 वाला जो सवाल है इसको ज़रा आप लोग सॉल्व करो। मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट देता हूँ, ठीक है। 3.21 वाला सवाल सॉल्व करो जल्दी से। चलें जी, 3.21 ज़रा सॉल्व करें जल्दी से। और साथ करते करते साथ में जो है वो मुझे इंडिविजुअली अपने कंप्लीट नाम के साथ मैसेज कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं होगा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र आ रहे हैं तो नंबर सेव है, अगर नहीं आ रहे हैं तो नंबर सेव नहीं है। शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इस बारे में गाइड किया था। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र नहीं आते तो आप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। और 3.21 आप लोग जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। हो सकता है कि पिछली क्लास में कुछ बच्चों का नंबर मैं सेव करना भूल गया हूँ तो उनका भी मैं नंबर सेव कर लूँगा। और बाकी है कि आप लोग सवाल भी ट्राई करें साथ साथ बातें करते करते, ठीक है। और जल्दी से ट्राई करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। मुझे बहुत हार्ड लग रहा है। अच्छा, कोशिश तो करो बेटा। कोशिश तो करो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने स्टैट्स में, क्योंकि इसमें जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ हो रहा, स्टैट्स में आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया है या अभी नहीं पढ़ा? अगर ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा तो फिर हम इस सवाल को थोड़ा रहने दे सकते हैं। पढ़ लिया है? हाँ पढ़ लिया, फिर तो यार फिर तो हार्ड नहीं लगना चाहिए, सॉफ्ट लगना चाहिए। तो आपने लेट ज्वाइन किया था। हाँ आप कवरेज कर लो, उसके बाद फिर जो है वो आप इसको करना। आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो अगर सीक्वेंस में लेक्चर्स अटेंड करो तो भी कोई बुरा नहीं है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह से स्टार्ट करो और फिर कवरेज कर कर बताओ। अच्छा एनीवेज देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि
लेट्स से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म है ए आर और तीसरी टर्म है ए आर पावर 2। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर 70 आएगा, है ना। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं और वो 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरह से हैं कि उन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 70 बनता है। अब मिसाल के तौर पर अगर वो 3 नंबर्स जो हैं वो ए आर और ए आर स्क्वायर हैं, तो इन तीनों का हम जब सम करेंगे तो वो आंसर जो है वो 70 बनेगा, है ना। पहली चीज आपको सवाल यही बोल रहा है ना कि 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 70 बन रहा है। अच्छा, अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70, ये आपके पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से आई है। पहले सेंटेंस में ये बात लिखी हुई थी, आपको कैसे पता चला ये वेरिएबल है? मैं आपकी बात ही नहीं समझा, क्या कहना चाह रही हैं आप? उससे बोला है ना हमें कि 3 टर्म्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और उन तीनों का जो सम है वो 70 है, तो हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो 70 बनेगा ना। और अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, और अगर हमें दूसरी टर्म ढूंढनी हो तो दूसरी टर्म ढूंढने के लिए हम पहली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए आर आर कैसे लिया, आर स्क्वायर भी। अच्छा देखो, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर जाओ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी वी एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1। इस हिसाब से जो पहली टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, टी वी वन इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन 1 - 1। पहला वाला आपका जो बनेगा वो 1 - 1, तो 1 - 1 पावर 0 होता है, आर की पावर 0 यानी कि 1 यानी कि ए हो गया। फिर दूसरी टर्म जो है यानी कि टी वी टू जो होगी वो होगी ए आर पावर 2 - 1 यानी कि ए आर। और जो तीसरी टर्म होगी वो होगी टी वी थ्री, यानी कि वो हो जाएगी ए आर पावर 3 - 1 यानी कि ए आर स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद हैं। ठीक है, ये तो सवाल में बिल्कुल बेसिक से लिखा हुआ था ना, सही है, क्लियर, ठीक है। उसने ये कहा था कि 3 टर्म्स हैं और वो तीनों टर्म्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है सर, ये लास्ट वाली बात अगेन समझा है बेटा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है ना अहमद सारिम, अहमद सारिम आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा? जी अहमद, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा पढ़ा है ना मुन्ना? ओ मेरे मुन्ना, मुन्ना आप लास्ट क्लास में थे, आपने लास्ट क्लास लाइव ली थी? अहमद मुन्ना, ओ अहमद सारे मुन्ना, सेकंड क्लास में था ना। तो भाई तुम जब थे ही नहीं तो फिर तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो, है ना। हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा डिस्कस करा था। अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना तो एक काम करो, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग पहले देख लो और उसके बाद फिर सवाल करो। अदरवाइज मैं अगर पूरा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट क्लास पूरी रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा ना। समझ में आई अहमद? या तुम क्या बोलते हो कि सबको भाड़ में जाने दूं और तुम्हें वापस से पढ़ा दूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो जितने लोग प्रेजेंट थे उनको हमें पहले इंटरटेन करना पड़ेगा ना। तो तुमने क्योंकि लास्ट क्लास नहीं ली थी ना, तो एक काम करना कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ना, क्योंकि तुम एब्सेंट थे ना, अगर तुम प्रेजेंट होते तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 10 बार वापस पढ़ा देता। लेकिन अगर अभी मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और उन लोगों का टाइम ज़ाया होगा
कि जो लास्ट क्लास में थे वो ये कहेंगे कि भाई हम भी अहमद सारिम बन जाते हैं, हम भी एक क्लास छोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो क्योंकि तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, या कोई भी अगर पिछली क्लास में किसी क्लास में ना आए ना अहमद सारिम की तरह, तो फिर वो कोशिश करना कि जब अगली क्लास में आओ तो वो, हाँ मैं स्लो बात कर रहा हूँ ताकि उसको बुरा ना लगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाए ना, तो आप सवाल पूछने से पहले ये देख लिया करो कि क्या जो गलती है वो आपके पार्ट पे तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप एब्सेंट थे और इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो कि आप एब्सेंट थे और आपके एब्सेंट होने की वजह से कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करी जा रही है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो काइंडली कोशिश ये करो कि आप वो चीज़ कवर कर कर आ जाओ। या फिर आप जो है वो अगर आज की क्लास लाइव ले रहे हो और पिछली क्लास आपने कवर नहीं करी थी, तो जितना आपको आता है या जितना समझ आ रहा है उतना नोट कर लो, और फिर लास्ट क्लास जब रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, चलो जी। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो पहली 3 टर्म्स का जो सम है ना वो 70 बन रहा। अच्छा, फिर वो लिखता है कि इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स, टू एक्सट्रीम टर्म्स, अच्छा टू एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब होता है सबसे पहली और सबसे आखिरी। ठीक है, कभी भी अगर आपको बोला जाए टू एक्सट्रीम टर्म्स, तो टू एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब होगा कि सबसे पहली और सबसे आखिरी। तो बोलते हैं इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि सबसे पहली ए है, ए को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a बन जाएगा। और सबसे आखिरी ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4ar² बन जाएगा। उसने कहा कि इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब सबसे पहली और सबसे आखिरी, तो उसने ये कहा कि इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर दो एक्सट्रीम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 3 टर्म्स इज मल्टीप्लाइड बाई 5। अब अगर इन 3 टर्म्स की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो वो होगी a इंटू ए आर स्क्वायर क्यूब रूट में मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। तो उससे लिखा है इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 3 टर्म्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4, द ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4 आर इन AP, द नंबर्स आर। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ना, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये आपको सर नई मुल्ला ने स्टार्ट्स में पढ़ाया होगा। तो उसने ये लिखा था कि अगर पहली टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, आखिरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, और इन तीनों टर्म्स की ज्योमेट्रिक मीन को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो भी फालूदा बना है, ये फालूदा जो है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फालूदा है। ठीक है, चलो वापस से डिस्कस करते हैं, वापस से करते हैं। फालूदा बना हुआ है ना यहाँ पर, ये फालूदा देखते हैं वापस से। देखो ये बात पहले क्लियर कर लो, ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई। ये जो ऊपर मैंने लिखी है ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई ना। a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70। फैजान लास्ट क्लास में बेटा ये इक्वेशन डिस्कस करी थी ना हमने, ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फैजान आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? फैजान आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं? लास्ट क्लास में हमने, देखो लास्ट क्लास में हमने ये टर्म वैल्यू का फॉर्मूला डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म की वैल्यू होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म की वैल्यू होती है TVN इज इक्वल्स टू AR⁻n-1, है ना। अगर वापस से सवाल शुरू से स्टार्ट करूं तो वो लिखता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 70। 3 नंबर्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है उनका सम जो है वो 70 बन रहा है।
अब वो 3 नंबर्स कैसे होंगे? देखो, अगर पहली टर्म की वैल्यू देखें तो पहली टर्म की वैल्यू के लिए n की जगह 1 डालेंगे तो पहली टर्म a आ गई। दूसरी टर्म वैल्यू 2 में n की जगह 2 डालेंगे तो ar आ गया, और तीसरी टर्म के लिए टर्म वैल्यू की जगह 3 डालेंगे तो ar स्क्वायर आ गया। तो उसने सबसे पहले तो ये लिख दिया कि भाई पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो 70 बनता है, यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर जो है वो 70 बनता है। सही है? किसी को इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? उसने सीधा सीधा ये लिखा कि पहली जो 3 टर्म्स हैं, पहली जो 3 टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स जो हैं वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर पहली टर्म a है तो दूसरी टर्म ए आर होगी, और तीसरी टर्म जो है वो ए आर स्क्वायर होगी। सही है? और उससे ये लिखा कि ये जो तीनों टर्म्स होंगी, ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 70 आएगा। अब आ गया भाई समझ। पहली चीज़ बस ये थी कि ये जो 3 टर्म्स मेंशन है, ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इनका सम 70 है। तो पहली टर्म a, दूसरी टर्म ए आर और तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। ए आर और ए आर स्क्वायर ये 3 टर्म्स हैं, और ये तीनों टर्म्स जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो आंसर 70 आया। ये सवाल में मेंशन था। अब देखो यहाँ पर पहली टर्म क्या है? पहली टर्म a है। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म ए आर है। तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर है। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म a है। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म ए आर है। तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर है। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म a है। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म ए आर है। तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर है। अब आगे पढ़ते हैं। अब उसने बोला है इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स अगर दो एक्सट्रीम टर्म्स इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर दो एक्सट्रीम टर्म्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दो एक्सट्रीम टर्म्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। दो एक्सट्रीम टर्म्स का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल कोने कोने वाली, बिल्कुल पहली या बिल्कुल आखिरी। ठीक है? बिल्कुल पहली या बिल्कुल आखिरी। समझ रहे हो? फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है? तो वो लिखता है कि इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि बिल्कुल पहली और बिल्कुल आखिरी टर्म को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर बिल्कुल पहली और बिल्कुल आखिरी टर्म को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये पहली टर्म है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये आखिरी टर्म है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल पहली टर्म को हम अगर बिल्कुल पहली टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बिल्कुल आखिरी वाली टर्म को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं जो उनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 5, और इन तीनों टर्म्स की जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर दोनों एक्सट्रीम टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बिल्कुल पहली जो कि a थी और बिल्कुल ही आखिरी जो कि ए आर स्क्वायर थी, इन दोनों को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं। इन तीनों का ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिया, और इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। उसने ये कहा कि अगर बिल्कुल पहली और बिल्कुल आखिरी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और अगर इन तीनों टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई 4, तो जो पहली टर्म है जिसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, द ज्योमेट्रिक मीन, और जो ज्योमेट्रिक मीन है,
एंड द थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 4, और तीसरी टर्म जिसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है आर इन AP, तो ये 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। कौन सी 3 टर्म्स? 4A, दूसरी है 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ A इंटू AR स्क्वायर, और तीसरी हो जाएगी 4AR स्क्वायर। आया समझ में? ये जो 3 टर्म्स बनी है, सवाल कहता है कि ये 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगी। वापस से समझाऊं क्या? वापस से समझा देता हूँ। देखो, उसने ये लिखा है कि अगर आप पहली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सुनो जरा गौर से, पहली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पहली टर्म क्या है बताओ? जिसको समझ नहीं आया मुझे बताओ, पहली टर्म क्या है? पहली टर्म A है ना? A को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? 4A बना। ठीक है, A को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? 4A बना। फिर उसने लिखा और आखिरी टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म AR स्क्वायर है, तो AR स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो। AR स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4AR स्क्वायर बना। ठीक है, उससे बोला कि अगर पहली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आखिरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो A 4A बन गया, और AR स्क्वायर जो है वो 4AR स्क्वायर बन गया। ठीक है, और जो इन तीनों टर्म्स की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए A इंटू AR स्क्वायर क्यूब रूट में, और साथ में मैंने जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इन तीनों टर्म्स की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से। फिर इससे बोला तो जो पहली टर्म है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, और फिर जो आखिरी टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। सही है, या फिर से करूं एक्सप्लेन? अब हो गया। देखो, पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4, ये पहली टर्म है, पहली टर्म है, पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4, उसके बाद इन तीनों की ज्योमेट्रिक मीन जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 5 से, और उसके बाद जो आखिरी टर्म है, उसके बाद जो आखिरी टर्म है, ये तीनों क्या होंगी? ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, ये तीनों चीज़ें ज्योमेट्रिक मीन में होंगी, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? ये तीनों चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। ठीक है, कोई माँ, शुक्र भाई, समझ आ गया। हो गया अब ये? अच्छा, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। सही है, अभी तक हमने जो सवाल में बातें लिखी थी उसको यहाँ पर लिखा है, बस अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? अब उसने हमें 2 इक्वेशंस हमें पता चल गई। कैसी 2 इक्वेशंस हमें पता चल गई? अच्छा, हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखो, हमारे पास जो बीच वाली टर्म है ना, जो कि लिखी हुई है 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ A इंटू ए आर स्क्वायर, ये एक्चुअली ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू क्यूब रूट ए क्यूब आर स्क्वायर, यानी कि आर क्यूब। फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू क्यूब रूट, और ये ए आर और इस पूरे के ऊपर पावर 3 है, और ये क्यूब रूट और पावर 3 कैंसिल होगी, तो ये 5AR भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक जरा, यहाँ तक जरा कॉपी करो। नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया भाई? ये बात समझ नहीं आई क्या कि ये कैसे सॉल्व हुआ? ये समझ नहीं आया क्या? हाँ भाई बताओ अस्मा। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, मैथ्स की कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और अगर किसी की टू बी ऑनेस्ट ये वीक है तो वो QAT की भी तैयारी करे साथ में। देखो, A को जब हम A से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड।
अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी कि ए सिर्फ लिखा था तो इसकी पावर 1 थी, और फिर यहाँ पर भी ए लिखा था तो इसकी पावर 1 थी। मल्टीप्लाई के साइन का मतलब होता है प्लस, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए का मतलब होता है ए की पावर 1 और दूसरे ए की पावर भी जो 1 थी, वो दोनों पावर्स ऐड होंगी तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 3 हो गई, 3 ए है, और आर जो है वो भी एक आर यहाँ पर है और 2 आर यहाँ पर है, तो आर भी क्यूब हो गया। ठीक है, अगर बेसिस सेम होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो हमने पावर्स को ऐड करा, हमारे पास बेसिस सेम थी, हमारे पास अगर एक जगह पर आर है और दूसरी जगह पर आर की पावर 2 है, तो आर की पावर 1 और आर की पावर 2 जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा, और आर की पावर 1 और आर की पावर 2 जब ऐड होगा तो आर की पावर 3 बन जाएगा। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये क्यूब रूट लिखा हुआ हो ना, तो क्यूब रूट का पावर मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, तो आप ये जो ए आर की पावर 3 था और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्यूब रूट था, वो क्यूब रूट जो है उसका मतलब होता है 1/3। और मैथ्स की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर x की पावर a हो और इस पूरे की पावर b हो, तो इसका मतलब x की पावर a इंटू बी होता। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए आर की पावर 3 थी और बाह्य पूरे के पावर 1/3 थी, तो ये ए आर बच जाएगा। बराए मेहरबानी जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, काइंडली वो मुझसे क्यूएटी के भी सारे लेक्चर्स और नोट्स ले, मैंने क्यूएटी के ग्रुप पर डाले हैं, क्यूएटी के ग्रुप पर भी आप लोग ऐड हो जाओ, और काइंडली 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 वक्त की इन्वेस्टमेंट करो मैथ्स की तरफ। मैथ्स के बगैर किसी भी फील्ड में कोई भी आप कह लो कि सिवाय मेडिकल, प्रॉबेबली मेडिकल में इतना मैथ्स काम नहीं आता, लेकिन इंजीनियरिंग हो गया, आपको इंजीनियर बनना होगा, आपको बीकॉम करना होगा, आपको बीए करना होगा, आपको सीए करना होगा, एसीसीए करना होगा, पिफा करना होगा, आईसीएमए करना होगा, आपको इंडस्ट्री में काम करना होगा, आपको किसी भी ऑफिस में हिसाब किताब करना होगा, तो आपको मैथ्स जो है वो लाजमी तौर पर मैथ्स की ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, और ये जो टाइम इतना मैं लगा रहा हूँ एक सवाल पर, लिटरली ये आपको पेपर में 2 मिनट के अंदर करना होगा। अच्छा, जिसके पास क्यूएटी के ग्रुप का लिंक नहीं है वो हसन से लें, और अदन से भी बात करिएगा। अदन को मैंने सारा मटेरियल सेंड किया, वो एक हमारा स्टूडेंट है जो उस ग्रुप में एडेड है, तो वो बच्चों को गाइड करता रहता है और लेक्चर्स रीशेयर करता रहता है। एनीवेज, बट सर मैथ के बगैर मेडिकल भी इनकम्प्लीट है। हाँ, लेकिन फिर भी चलो उसमें गुजारा हो जाता है और किसी फील्ड में नहीं होता। एनीवेज, अब देखो हमारे पास 4a, और ये जो दूसरी टर्म है इसको हम 5ar लिख सकते हैं, और ये जो तीसरी टर्म है ये 4ar स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये तीनों हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये तीनों चीजें हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। हमारे पास ये जो पहली टर्म है 4a, जो दूसरी टर्म बच गई 5ar। बेटा अगर तुम हर टॉपिक के हजार हजार सवाल प्रैक्टिस करोगे तो लिटरली पेपर 1 सेकंड में हो जाएगा। हम मेहनत नहीं करते, मसला ये है हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम, वो बड़ी ढीठ कौम है। हमें जो है वो 7 दिन काम करना है नहीं, और मज़े जो है वो अमेरिका वाले लेने हैं। करो 7 दिन 12-12 13-13 घंटे काम। ये थोड़ी होता है कि 6 घंटे काम करके हाय मैं थक गई, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी बाहर। अच्छा, 4a 5ar और 4ar स्क्वायर, ठीक है ना, ये 3 टर्म्स हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सही है, तो अब ये 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5ar माइनस 4a इज इक्वल्स टू 4ar स्क्वायर माइनस 5ar। ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वही आंसर आता है जो आंसर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होता है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5ar यानी कि सेकेंड टर्म माइनस 4a यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 4ar स्क्वायर यानी कि थर्ड टर्म माइनस 5ar यानी कि सेकेंड टर्म। ये तो हमारी नॉर्मल एक प्रॉपर्टी है जो हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई जो मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है ना।
हमें पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आता है जितना आंसर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आंसर आता है, तो हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर दी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास फाइनली इस सवाल से दो इक्वेशंस बन गए। कैसे दो इक्वेशंस बन गए? देखो, एक तो ये वाला इक्वेशन बन गया। ये वाला इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है आपका इक्वेशन नंबर 1, और है क्या? 5ar माइनस 4a इज इक्वल्स टू 4ar स्क्वायर माइनस 5ar। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन आपके पास, आपने जो टॉप पर बनाया था, प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70। तो इस सवाल के जो दो इक्वेशंस आपके पास आ गए ना, उसमें से एक इक्वेशन आपके पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70, और दूसरा आपके पास आ गया 5ar माइनस 4a इज इक्वल्स टू 4ar स्क्वायर माइनस 5ar। यहाँ तक सब पहुंच जाओ, आगे का मामला बिल्कुल आसान है। यहाँ तक अगर मुझे आप लोग कंफर्म कर देते हो कि समझ में आ गया, तो आगे आप लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो आगे की चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। तो मुझे ये बता दो कि भाई यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। आपने दो इक्वेशन जब बना ली, अब कोई ख़ास मसला नहीं है। अब तो हमें उन इक्वेशंस को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। यहाँ तक आपका जो काम था ना, वो मैथ्स का, उसूली तौर पर मैथ्स का काम नहीं था, वो आपकी अंग्रेजी का काम था। तो यहाँ तक जो भी हमने किया वो आपकी अंग्रेजी का काम था। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो इफेक्टिवली आपका मैथ्स का काम होगा। यहाँ तक हमने जो भी काम किया उसको हम ये कहेंगे कि भाई अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो यहाँ तक आपको मसला नहीं होगा। यहाँ तक आपको जितना भी मसला हो रहा है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी अंग्रेजी की वजह से हो रहा है, और किसी वजह से नहीं हो रहा। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी, तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, आपकी अगर अंग्रेजी अच्छी है तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो अच्छा, अब क्या है जी सर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे बेटा? अगेन मैं यही कहूँगा कि जब तक आप हर टॉपिक के हज़ार हज़ार सवाल नहीं करोगे। देखो, सीए की वैल्यू क्यों है? सीए की वैल्यू इसलिए है क्योंकि सीए एक फुल टाइम आपकी जो है ना वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यानी कि फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आप सुबह 9 बजे बैठो, अपना बोरिया बिस्तरा खोलो, और शाम को 8 या 9 बजे तक जो है वो पढ़ते रहो। ऐसा अगर आप 4-5 साल करोगे तो जाहिर है आपकी वैल्यू बनेगी, है ना। एक बीकॉम होता है, वो क्या करता है, वो आते ही शाम को 6 बजे और फिर आधा घंटा पढ़ाई करता है ना। तो इसीलिए इसकी वैल्यू है ना। तो जब आप हज़ार हज़ार सवाल हर टॉपिक के, आप बताओ ना, आपने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 1000 सवाल कर लिए होंगे, फिर तो कोई सवाल रहेगा ही नहीं ना जो आपको समझ ना आए। सारे सवाल हो जाएंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरू में जाहिर है कि आपको जो है वो वक्त लगेगा, आपको टाइम लगेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और आपको जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एनीवेज, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, इतने कर लो फिर मैं 1000 भी दे दूंगा। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ अब हम सॉल्व कैसे करें इसको मजीद। हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, है ना, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो कि चारों तरफ ए नजर आ रहा है। अब आप क्या करो, दोनों साइड्स को ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप दोनों साइड्स को ए से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से ए जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, चला जाएगा, भाग जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे बताओ कि मैं लेफ्ट साइड को यानी कि 5ar को अगर ए से डिवाइड करूंगा तो क्या रह जाएगा? अगर मैं 5ar को ए से डिवाइड करूंगा तो 5r रह जाएगा, है ना। इसी तरह से 4a को अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो 4 रह जाएगा। फिर 4ar स्क्वायर को मैं ए से डिवाइड करूंगा तो 4r स्क्वायर रह जाएगा। 5ar को मैं ए से डिवाइड करूंगा तो 5r रह जाएगा।
तो यहाँ पर रह जाएगा 5r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 5r। क्लियर हो गया? दोनों साइड्स को हमने a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने से फायदा ये हुआ कि a जो है वो चला गया। अब मैं इसको फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई कर चीज़ें मेंशन कर दी हैं, सिंप्लीफाई कर चीज़ें लिख दी हैं। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये बन रही है क्या चीज़? ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? नहीं, 5ar को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड पर प्लस का 5ar है और एक साइड पर माइनस का 5ar है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्या कर सकते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने बना ली तो हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो आप जो है वो इसको ज़रा करें सॉल्व, ठीक है ना, और मुझे r की 2 वैल्यूज़ बताएं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के अलावा आप क्या जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह कर भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर भी सॉल्व कर सकते हो। तो जिस तरह से आपको भी जिस तरह से भी समझ आता है आप मुझे जो है वो r की 2 वैल्यूज़ बताओ। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैंने लेक्चर्स आप लोगों के पास ग्रुप में भेजे थे। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिए होंगे। आई होप कि आप लोग ग्रुप फॉलो करते हो, तो उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपने कैलकुलेटर पर इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, r की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक बच्चा ये कह रहा है कि r की वैल्यू जो है वो है 2 और दूसरी वैल्यू आ गया r की 0.5। तो अब a की वैल्यू ढूंढ लो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस 2a प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70, तो ये कितना है ये बता दो। और अगर मैं लिखता हूँ a प्लस 0.5a प्लस a और 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70, तो ये कितना है ये बता दो। सही है भाई, रोज जो है वो 15-15 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। आजकल तो देखो ना, आगे रमज़ान और ईद भी है, तो अभी 15-15 और 20-20 घंटे पढ़ लो। सोना और खाना पीना फिल वक्त छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, ताकि रमज़ान में फिर तुम्हारे पास टाइम हो, वरना बहुत चीज़ें जमा हो जाएंगी। क्लियर है भाई? अब बताओ, यहाँ तक कोई मसला है? एक ही 2 वैल्यूज़ आ गई। हाँ भाई, अब क्या होगा? अब हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 10 और एक ही वैल्यू 40 आ रही है। अच्छा, एक ही वैल्यू 10 कब आ रही है? जब R2 है, और 40 शायद जब R 0.5 होगा, है ना। अब देखो, अगर किसी से ये भी सॉल्व नहीं हो रहा ना, अगर कोई ये बोलता है कि सर मुझे तो ये भी सॉल्व करना नहीं आता और मुझे तो ये भी सॉल्व करना नहीं आता और मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आता, तो यार उसको फिर बहुत ज़्यादा बेहद बे इंतहा मेहनत की ज़रूरत होगी। उसको सारे के सारे क्यूएटी के लेक्चर्स भी देखने चाहिए। उसको मैथ्स जो है उसमें मज़ीद जहाँ जहाँ जो जो कंटेंट यूट्यूब वगैरह पर मिलता है वो भी देखना चाहिए। क्लासेस में जितना भी काम हुआ है या क्लासेस की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं या एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स जो मैंने भेजी हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है।
और जिससे हो गया सॉल्व वो भी मेहनत करे, वो भी मेहनत से रुके नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 10-10 15-15 घंटे डेली पढ़ो ताकि आप इस कोर्स को वाइंड अप करो और 3 महीने में पेपर दे दो। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई ए जो है वो 10 है और आर जो है वो 2 है, जो कि हमारे आंसर्स के हिसाब से आ रहा है, तो हमारी पहली टर्म 10 हो गई, दूसरी टर्म ए इंटू आर यानी कि 20 हो गई, और तीसरी टर्म ए इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 40 हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास इस सवाल का जो जवाब बन रहा है, अच्छा इस सवाल के दो जवाब दिए हुए थे, एक दिया हुआ था 40-20-10 और दूसरा दिया हुआ था 10-20-40। अब अगर हम ये कहते हैं कि ए जो है वो 40 है, अगर ए 40 है और आर जो है वो 0.5 है, तो इस केस में आपके पास तीन टर्म्स हो गई 40, 20 और 10, ठीक है जी। तो ये है, हुआ कुछ, खोपड़ी में गया कुछ। ये जो सवाल हमने 1 घंटे में किया है, ये सवाल आप लोगों ने पेपर में जो है वो 2 से 3 मिनट में करना होगा, और ये 2 से 3 मिनट में सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप डेली बेसिस पर बाकायदगी से सुबह 8 या 9 बजे अपनी किताबें खोल कर बैठोगे और रात के 9 बजे तक, रात के 10 बजे तक सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर पढ़ते रहोगे। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अब किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये 20 कैसे आया? देखो, आपकी पहली टर्म जो है ना वो ए है, ए जो है वो 40 होगा, और जो आपकी दूसरी टर्म होती है वो ए आर होती है, तो ए आर का मतलब हो गया 40 × 0.5 यानी कि 20 हो गया, और तीसरी टर्म जो होती है वो ए आर स्क्वायर होती है, ए आर स्क्वायर का मतलब 40 × 0.5 की पावर 2 यानी कि 10 हो गया, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से ये 40, 20 और 10 बनेगा, 40, 20 और 10 बनेगा। सही है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपके पास 40, 20, 10 आएगा। 40, 20, 10 यानी कि ए आर और ए आर स्क्वायर। उसने बोला था कि तीन टर्म्स है ना, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो आपके पास तीन टर्म्स जो है वो इस तरह से आ रही हैं। सही है सर, आर के दो आंसर्स आ रहे थे। हाँ बेटा, आर के दो आंसर्स आ रहे थे ना, जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, जब आपने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर, अच्छा सॉल्व कैसे किया ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आर के दो आंसर्स आए, एक आर का आंसर 2 आया और एक आर का आंसर 0.5 आया। और इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है वो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, या फिर आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने इसके दो आंसर्स निकाले और वो दो आंसर्स आपके 2 और 0.5 आए, और क्योंकि इसके दो आंसर्स आए तो फिर आपने जो है वो ए के भी दो आंसर्स निकाले, ए के दो आंसर्स आपके 10 और 40 आए। अच्छा, अगर 10 ए है और आर 2 है तो उस हिसाब से जो आंसर्स बन रहे हैं वो सवाल में नहीं थे, तो हमने दूसरे वाले जो आंसर्स यानी कि 40, 20 और 10 जो थे वो सेलेक्ट कर लिए। सर, आर के 2 आंसर्स आ रहे थे, हाँ भाई 2 आंसर्स आ रहे थे, 2 आंसर्स आ रहे थे। सही है, आर के 2 आंसर्स आ रहे थे, हो गया भाई। थोड़ा यार आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट जो है ना वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत लगती है। तो क्या तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? मुझे यूँ फील क्यों हो रहा है कि तुम लोग बस सिर्फ क्लासेस ले रहे हो। रात को कोई सोया तो नहीं है ना? सब जाग रहे थे ना, पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे ना, या सो जाते हो रात में? देखो, कोशिश करो कि टाइम बचाना सीखो। मिसाल के तौर पे लेट से तुम यूँ समझो कि खाना तुम नहीं खाओ, ठीक है ना, जब तुम क्लास ले रहे हो तब खाना खा लो,
तो इसमें क्या है कि अगर तुम दिन में 3 बार खाना खाते हो तो वो वक्त बच जाएगा तुम्हारा। अलग से जो तुम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे खाने के लिए लगाते हो, तुम क्लासेस के साथ साथ ही खाना खाओगे ना, तो वो टाइम बच जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अपना टाइम बचाओ। तो इसमें क्या होगा कि अच्छा, अगर कोई किसी दिन क्लास नहीं है तो उस दिन एक दिन खाना नहीं खाओ, क्या होगा? मरोगे थोड़ी। इंसान जिंदा रहता है, काफ़ी टाइम तक जिंदा रहता है खाना खाए बगैर। तो इस तरह से अपना वक्त बचाने की कोशिश करो। या मिसाल के तौर पे लेट से तुम जो है वो रोटी वगैरह लेने जा रहे हो, दही लेने जा रहे हो, घर का सौदा लेने जा रहे हो, या बाइक पर जा रहे हो, तो बाइक की वो टैंकी होती है, उस पर वो होता है ना इलास्टिक, जिससे चीज़ें जो है वो आप टैंकी पर फिक्स करते हो, कोई सामान वगैरह हो। उधर आप अपनी जो है वो PRC 1 की किताब लगा लो, वोकेबलरी का पेज खोलकर। हर सिग्नल पर एक तुमने वोकेबलरी याद कर ली, और तुम्हारे रास्ते में जो है आने जाने में जो है वो 6-7 सिग्नल आए, तो 10 लफ्ज़ों का तो इजाफा हो जाएगा ना। तो सिग्नल सिग्नल जो है इस तरह से तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। बस में जा रहे हो तो हैंड्स फ्री पर तुम गाने सुनते हो, उससे अच्छा है तुम मेरा लेक्चर सुन लो, इतने सुरीले हैं यूट्यूब के, है ना? तो इस तरह से करो। बाथरूम में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है तो वॉशरूम में सामने जो है वो वोकेबलरी की लिस्ट लगा लो। आते जाते तुम्हारे जो है वो 2-2 लफ्ज़ भी अगर याद हो गए, मिसाल है, ये सारे काम कर कर, तो दिन के 25-30 तो वोकेबलरी में तुम्हारा इजाफा हो गया ना। हाँ, मोबाइल नहीं ले जाओ, सामने तुम लगा दो दीवार पर एक टेप से जो है वो लिस्ट लगा दो वोकेबलरी की। हाँ, मोबाइल का वॉलपेपर जो है उसमें जो है वो तुम कोई मैथ्स के फॉर्मूले ऐड कर दो। तो इस तरह से करो। घर में भी अम्मी अबू पूछे कि कैसे हो, तो उनको थोड़ा सा सिखाओ कि भाई ये फाइनेंशियल मैथ्स होता है, और इसको हम जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना? दोस्तों को भी सिखाओ। दोस्तों को बोलो आओ मैं तुम्हें जो है वो आर की 2 वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखाऊं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी सोशल लाइफ भी खराब नहीं होगी, और तुम जो है वो पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक है भाई? अच्छा, चलो अगला सवाल। 3.21 हमने कर दिया। अच्छा, 3.21 के बाद 3.22। अच्छा, 3.22 जैसा सवाल हमने पहले किया था, है ना? ठीक है। अच्छा, 3.22 तो मुझे वापस करवाने की शायद जरूरत नहीं होगी, या 3.22 भी दोबारा करवाना है? 3.22 जो है वो दोबारा करवाना है क्या? ठीक है। 3.22 जो है, अच्छा भाई कॉपी कर रहे हो आप लोग, चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। जितने लोग कॉपी नहीं कर रहे हो वो साथ में जो है वो कुछ और कर लो, कोई और सवाल सॉल्व कर लो, 3.22 कर लो या 3.23 कर लो। सही है। अगला सवाल सॉल्व कर लो। और जो कॉपी कर रहा है वो जल्दी से कॉपी करे, जो कॉपी कर रहा है वो जल्दी से जो है वो कॉपी कर ले। सही है। चलो जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी कर सकते हो। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है चैट पे, तो काफी ऊपर चला गया होगा, वापस से सेंड करना। अच्छा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था इससे पता चल रहा है हमें कि 70 आंसर आना है फिर भी। ओ भाई। अच्छा, एक सवाल अली का आया है बड़ा जबरदस्त। अली ये कहता है कि सर आपने इतनी ज्यादा ख्वारी क्यों की, मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझसे आप पूछ लेते ABCD 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शंस में से जो है वो ऑप्शन सी में 4 20 10 का एडिशन 70 बनता है, तो आपने ये आधा घंटा क्यों जाया किया?
तो भाई आपके पास वहां पर एमसीक्यूज आए, ये जरूरी नहीं है। आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। अगर आप मॉडल पेपर देखोगे तो उसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी होंगे, या वो आपसे ये पूछ लेगा कि सही क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज आए ये जरूरी नहीं है। सही है। आर की वैल्यू 2 है तो 40 है, तो 40 ही क्यों रखी। अच्छा देखो, हम क्या करेंगे, आंसर दोनों सही है। आंसर जो है ना वो आपका 10 20 40 भी सही है, और 40 20 10 भी सही है। लेकिन हमारे ऑप्शन में हमें, क्योंकि एक ही आंसर दिया हुआ है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा भाई चलो, अब जिंदगी इस सवाल पे नहीं गुजारनी, आगे भी बढ़ना है। आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया यार। ये तो 1 घंटा इस सवाल में लगा दिया हमने। मैं कोई कोई किसी ने सवाल करे थे तो चलो ये कर लेते 3.24। बस भाई बस, अगले सवाल पे चलो यार, बस बहुत हो गया। 3.24 करके देखते हैं। ठीक है, आप लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करोगे काफी बेहतर हो जाएंगी चीजें। हाँ, जुम्मे वाली क्लास में थोड़ा सा जल्दी ऑफ कर दिया करता हूँ ना, नमाज वगैरह की वजह से, तो वो बिल्कुल मैं कर दूंगा। अच्छा चलो ये वाला। A person is to pay rupees 975 by monthly installments, each less than the former by rupee 5. The first installment is rupees 100. The time by which the entire amount will be paid is. ये करा है हमने सवाल, ये नहीं करा। पता नहीं, मैंने आप लोगों को करवाया है, किसी को इसी हफ्ते में करवाया है। हाँ, किसी बैच को करवाया था, हाँ आप लोगों को ही करवाया है ना। यही मुझे याद आ रहा था कि कहीं पर मैंने सॉल्व करवाया है ये सवाल। अच्छा, तो कोई और देखते हैं, एंड में कोई सवाल देखते हैं। 3.7 क्या है, ये 3.37। अच्छा चलो 3.37 कर लेते हैं। ये रहा 3.37। 3.37 जो है इसमें लिखा हुआ है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स इन फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में 100 चीजें बनाई हैं। It is expected that re-engineering production process will increase the output by 10% every week of the amount of units produced in previous week till fifth week। यानी कि कुछ प्रोसेसेस को चेंज करा है, तो हर अगले हफ्ते 10% ज्यादा चीजें बनेंगी। आफ्टर विच द आउटपुट पर वीक विल बी कांस्टेंट, और उसके बाद जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि 5वें हफ्ते जो चीजें बनी थी उतनी ही हर हफ्ते चीजें बन रही होंगी। यहाँ तक समझ आया। आगे लिखा हुआ है, if re-engineering is carried out, compute the number of total units produced in 9th and 10th week। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पहले हफ्ते कितने यूनिट बनेंगे, 100। दूसरे हफ्ते कितने बने होंगे, 110। तीसरे हफ्ते कितने बने होंगे, 121, है ना। इसी तरह से चौथा हफ्ता, पांचवा। अच्छा, अब देखो, इस तरह से ये जो यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लिखता है कि द रीइंजीनियरिंग प्रोसेस will increase the output by 10% every week of the amount of units produced in previous week till fifth week, after which the output per week will be constant। यानी कि ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज 5वें हफ्ते तक होगा। समझ रहे हो। तो मुझे बताओ, अच्छा ये 133.1 है, अगला क्या, 146.41 है ना। अब छठे हफ्ते क्या होगा,
क्या छठे हफ्ते मजीद यूनिट्स बनेंगे? हाँ, नहीं बनेंगे। यानी कि जो छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, जो भी जितने भी हैं, आगे जितने भी वीक्स होंगे, हर हफ्ते में 146.41 यूनिट्स बनेंगे। अब बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए? क्या होगा फाइनल आंसर, बताओ। उसने क्या पूछा है? अगेन कुछ लोगों की अंग्रेजी का मसला होगा। क्या पूछा है उसने? उसने ये पूछा है कि 9वें और 10वें यूनिट में टोटल कितने यूनिट्स बने होंगे। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे। सही है। ऑप्शन ए सही है। चलो जी, हो गया ये भी। ये ए ही लुक रहा था, गलती से सी लिख दिया। अच्छा अच्छा भाई। 3.35 कर लिए, 3.3536 कॉपी कर रहे हो? अच्छा अच्छा, करो भाई, कॉपी करो, कॉपी करो। यार क्या मैंने इसके पीडीएफ के आंसर नहीं भेजे आप लोगों को क्या? चैप्टर नंबर 1 2 3 जितने भी चैप्टर्स है ना, वो मैंने सारे हाथ से सॉल्व कर कर और उसके पीडीएफ के आंसर्स भेजे हुए हैं। भेजे? नहीं, वीडियोस तो हैं, वीडियोस तो अलग है। लिख लिख के भी सॉल्व किया है। नहीं भेजे? भेज दूंगा यार। मैं बहुत मेहनती हूँ असल में। पोर्टल पर है ना? मैंने असिस्टेंट को बोला था अपनी कि वो अपलोड कर दे पोर्टल पर। पोर्टल पे बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, बहुत सारा माल मवाद डाल दिया है मैंने। किताबें भी डालने को बोला हुआ है उसको। पता नहीं उसने किताबें पोर्टल पर डाली है नहीं। आंसर्स डाल दिए है ना? 9th और 10th वाला वापस एक्सप्लेन कर दें? मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे मुन्ने, उसने ये पूछा था कि 9वें और 10वें हफ्ते में टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे, तो जितने 5वें में बने हर हफ्ते उतने ही बन रहे होंगे ना। सही है। तो अगर 5वें यूनिट में 146.41 यूनिट्स बने हैं, तो 9वें हफ्ते में भी यही बने होंगे, 10वें में भी यही बने होंगे। अब उसने हमसे ये पूछा कि 9वें और 10वें यूनिट में जो कुल टोटल यूनिट्स बने होंगे वो कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बस में पढ़ता था अपने घर से, जब जाता था क्लास लेने के लिए, तो लॉ का पेपर मैंने पूरा बस में पढ़ा है। वैसे घर पे भी पढ़ता था, लेकिन ट्यूशंस बहुत पढ़ाता था मैं। 1 बजे तक पढ़ाई करता था और दोपहर 1 से रात 10 से 11 बजे तक ट्यूशंस। अच्छा, कितने घंटे मतलब? कितने घंटे? सुबह 6 7 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक। उसके बाद कैफ में और बढ़ गया। कैफ में जो है वो ट्यूशन छोड़नी पड़ी थोड़ी। सर आप खुद तो खा रहे हैं और हम भूखे हैं, तो खाओ ना तुम लोग, मना किसने किया? अभी तो तुम लोगों के जमाना है मुफ्त की रोटियां तोड़ने का, अम्मा बाप जो बोलोगे खिलाएंगे तुम्हें। लेकिन देखो ना, मैं टाइम बचा रहा हूँ ना।
मेरी 2:30 बजे जो है वो ऑन कैंपस क्लास है, अभी खाना खा लूंगा तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, फिर नमाज के लिए जाऊंगा, नमाज से डायरेक्ट क्लास में। हाँ, या तो खाना छोड़ दो, या तो अगर खाना है तो फिर क्लास के साथ खाओ ना, बिला फजूल में अलग से खाने के लिए टाइम जाया करना सेंस नहीं बनाती ना कोई बात। अलग से आप जो है वो सालन निकाल रहे हो, रोटी निकाल रहे हो, आराम से बैठे हो, दस्तर बिछा रहे हो। खुद सोचो कितनी देर जाया करते होगे तुम लोग, हिसाब लगाया कभी? कल तुम लोग ये काम करना, कल सुबह दोपहर और शाम की चाय पियो और रात का खाना खाओ ना, तो कहीं टाइमर शाइमर से जो है ना नोट करना कि कितना टाइम लगता है। चलो तुम्हें 10 मिनट लगते हैं ना एक बार खाना खाने में, तो दिन में 3 से 4 बार तुमने खाना खाया, 40 मिनट हो गए, 10 दिन के 400 मिनट हो गए, है ना? और क्या कहते हैं, 30 दिन के कितने होंगे, 30 दिन के 1200 मिनट हो गए, 1200 को 60 से डिवाइड कर दो, तो तुमने 20 घंटे तो महीने में खाना खा लिया। एक दिन तो तुम्हारा पूरी जिंदगी में, पूरे महीने में एक दिन तो तुम खाना खाती हो, ये कम है क्या? 30 दिन होते हैं महीने में, एक दिन तुम खाना खाती हो, कम है क्या? अगर कोई इंसान 10 मिनट में, मुझे तो 10 मिनट नहीं लगते भाई, खाना खाने बैठो तो घर वाले अलग बात करते हैं, फिर जो है वो क्या कहते हैं, 10 मिनट में तो कोई नहीं खा सकता, ये तो मैं बता दूं। लेकिन चलो अगर कोई 10 मिनट भी खाता है और दिन में 3 बार खाना खाता है और एक बार जो है वो चाय वगैरह पीता है, तो 40 मिनट दिन के हुए, 10 दिन के 400 हुए, है ना? महीने के 1200 हुए, 60 से डिवाइड किया तो 20 घंटे बन गए। 20 घंटे का क्या मतलब हो गया? 20 घंटे का मतलब ये हो गया कि तुमने 30 में से एक दिन अपना पूरा खाना खाने के लिए लगा दिया। मतलब इसमें तो कोई बंदा कुछ, पूरे दिन, पूरा दिन, सोचो सोचो जरा, कभी सोचो। मतलब साल में 12 दिन तुम क्या करते हो? पूरे साल में 12 दिन तुम खाना खाते हो, अगर कोई 10 मिनट के हिसाब से हिसाब लगाए तो, है ना? चलो आ जाओ भाई। अच्छा, 3.6 तो बड़ा सिंपल है ना, ये सिंपल वाले करने हैं। कौन सा कराऊं, 3.9 करवाऊं? अच्छा, 3.9 की फरमाइश आई है, 3.9 निकालते हैं चलो। मैं माफ क्या कर दूं यार, सही बात है ना, ये सारे हिसाब लगाओगे तभी आगे बढ़ोगे ना बेटा, वक्त ही तो सबके पास लिमिटेड है। कुछ भी काम करने से पहले ये देखा करो कि उसमें वक्त कितना जाया हो रहा है। चलो, 3.39। चलो, 3.39 करो। देखो महीने के अगर 20 घंटे है, तो साल में 12 महीने, साल के 250 घंटे। अगर तुम्हें सीए बनना है और पूरी सीए की जिंदगी में अगर तुम्हें 6 साल लगने हैं या 5 साल लगने हैं, तो 1750, 1800, 2000 घंटे हो गए। हाँ, तो तुम अभी मर जाओ ना, हम फातिहा पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो, 3.39 करो। चलो 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 चलो, जल्दी 3.39 करो, 3.39 करो जल्दी से। अभी तुम लोगों को सर हसन पढ़ाएंगे ना, सीए की जॉब भी बिल्कुल टफ होती है। सर हसन जो है वो अपना इंट्रोडक्शन तो खुद करवाएंगे, लेकिन ये है कि वो एक बहुत बड़ी बैंक में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो वो सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 11-12 बजे घर आते हैं, तकरीबन रोज। हाँ, वो अलग बात है, नोट बहुत छापते हैं। हाँ बिल्कुल, सर हसन माफानी, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो उनको। तो खैर करो 3.39। मैं तो बड़ा चिल बंदा हूँ यार, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। हसन अंसारी एडमिन में, हसन मारफानी जो आपको आगे कैफ में पढ़ाएंगे। वो बैंक इस्लामी में। चलो चलो, 3.39 करो यार जल्दी से। चलो 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 चलो। हो गया?
जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ भाई करवा दूं, मेरा मलाई पराठा इख्तिताम को पहुंचा और चाय भी खत्म हो गई, तो अब मैं करवा देता हूँ। सही है। देखो जी, सवाल में लिखा हुआ है समी बोरोड अ लोन और ₹11,000 with the condition that the repayments will be made in 7 annual installments। एक बंदे ने लोन बोरो किया और 7 किस्तों में वो पैसे देगा। फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो है एक्स, तो आखिरी वाली भी एक्स है, और जो सम है वो 11,000 है, और जो किस्तें हैं वो 7 हैं। एंड द फर्स्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओ हो। अब थोड़ा सा चेंज है, उससे बोला कि पहली जो 6 किस्तें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पहली जो 6 किस्तें हैं ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 7वीं नहीं है। इफ कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स इज ₹500, कंप्यूट फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, 5वीं इंस्टॉलमेंट बताओ। अच्छा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दे दिया, डी जो है वो 500 है, सही है ना। डी यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 500 है। तो हम ये काम करते हैं, हम अगर फॉर्मूला यूज करें एस इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये नहीं पता कि, अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम ये करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो पहली किस्त है ना, फर्स्ट किस्त, वो एक्स है, सही है ना। अच्छा, आखिरी किस्त, सातवीं जो किस्त होगी 7th इंस्टॉलमेंट, वो भी एक्स होगी। क्यों सर? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ना कि पहली किस्त और आखिरी किस्त दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अगर पहली और आखिरी किस्त दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, इस हिसाब से तो ऐसा हुआ कि अगर पहली किस्त एक्स है तो आखिरी किस्त भी एक्स है। अच्छा, ये जो 11,000 सम दिया हुआ है ना, ये 11,000 6 किस्तों का सम है या 7 किस्तों का, ये बताओ। ये जो 11,000 दिया हुआ है, ये 11,000 रुपए पहली 6 किस्तों का सम है या पहली 7 किस्तों का? 7 किस्तों का, है ना। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली 6 किस्तों का सम 11,000 माइनस एक्स होगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ पहली 6 किस्तों का सम 11,000 माइनस एक्स होगा? ऐसा कह सकता हूँ? 11,000 माइनस एक्स क्यों कह रहा हूँ? 11,000 माइनस एक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आखिरी किस्त जो है वो एक्स है, तो आखिरी किस्त को हटा दिया जाए तो 11,000 माइनस एक्स बनता है। क्लियर है? सही है ना। देखो ये जो सम है ये 7 किस्तों का है। जो 7वीं किस्त है वो एक्स है, तो 7वीं किस्त को हटा दें तो 11,000 माइनस एक्स बचता है ना। तो अब हम अपने पास लिख सकते हैं यहाँ पर 11,000 माइनस एक्स, ये 6 किस्तों का सम,
इज इक्वल्स टू 6/2, क्योंकि अब मैं 6 किस्तों वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2a + 6 - 1 इंटू डी। ये समझ में आ गया अगर किसी को तो सवाल हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम 2x लिख देते हैं और यहाँ पर हम 500 लिख देते हैं। चलो जी, बताओ, ये समझ में आ गया? सही है, क्लियर हो गया? 11,000 माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि देखो मैं 6 किस्तों का सम जो है ना वो लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर आखिरी किस्त x है और 7 किस्तों का सम 11,000 है, तो आखिरी किस्त अगर उसमें से हटा दी जाए, आखिरी किस्त अगर उसमें से हटा दी जाए, यानी कि x को हटा दिया जाए, तो 11,000 माइनस एक्स आएगा। इससे आप सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, x आपकी पहली वाली टर्म होगी। वैसे आपस की बात है, आंसर 2500 है। चलो वो देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ रही है, किसी ने अगर सॉल्व किया हो तो? हाँ, हम 6/2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने 6 किस्तों का सम मेंशन किया, 6 किस्तों का। अच्छा, x आ रहा है 500। हाँ बच्चों, x कितना आ रहा है? अच्छा, x आ रहा है 500। तो अगर x आपका 500 आ रहा है, अगर आपका x जो है वो 500 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पहली किस्त होगी 500, दूसरी किस्त होगी 1000, फिर होगी 1500, फिर होगी 2000, फिर होगी 2500, फिर होगी 3000, 1 2 3 4 5 6, और फिर कितनी होगी? 500। सम करना है इसका जरा, 11,000 ही बन रहा। और उसने हमसे कौन सी किस्त पूछी थी? उसने हमसे 5वीं किस्त पूछी थी। तो 1 2 3 4 5, ये 2500। क्लियर है भाई? देख लो सब। सही है भाई? कोई मसला है किसी को तो बताओ। अच्छा जी, चलो तो मेरे ख्याल में, हाँ कॉपी कर लो। और अब क्योंकि नमाज भी आज, तो मैं आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन क्योंकि रिकॉर्डिंग्स दे देता हूँ। बस आज आपने सीखा क्या? आज आपने ये सीखा कि वक्त ज़ाया नहीं करना है ना। आज आपने क्या सीखा? आज आपने ये सीखा कि वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर खाना खाना है तो जब सैलानी की जूम की लाइव क्लास हो रही हो तब खा लो। अगर क्लास नहीं हो रही है और खाना खाना है तो लेक्चर लगा लो, है ना। और मल्टीटास्किंग करनी है। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुमने जो है वो बाइक की टैंकी पर वोकेबलरी की लिस्ट या PRC 1 की किताब लगा देनी है, ताकि सिग्नल सिग्नल दो दो लफ्ज याद करते रहो। बस में जा रहे हो तो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो बरकत नहीं होती अकेला खाने में, तो सबको मिला लो, सबको तुम बोलो चलो मैं तुम लोगों को इल्म भी बांटूंगा। इल्म बांटने में तो बड़ी बरकत और सवाब है ना। सबको बोलना चलो हम लोग मैथ्स रिवाइज करेंगे, चैप्टर 1 रिवाइज करते हैं। क्या फजूल की खाला पुप्पू दादा ताया, खाला पुप्पू की बातें लेकर बैठे रहते हो, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हो, है ना। आज चलो मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों को, सबको सीए कराता हूँ, सारे घर वालों को सीए करा दो, है ना। इसकी शादी, उसकी शादी, इसके घर ये हुआ, पड़ोसी ने ये करा, ये सारी चीजें छोड़ो यार, गीबत है ना वैसे भी। बोलो आ जाओ हम फाइनेंशियल मैथ्स, आ जाओ आज हम जो है वो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ते पढ़ते खाना खाते हैं। सही है। इन जनरल 2 आवर्स अ डे, 2 आवर्स अ डे क्या चीज भाई? 2 आवर्स थोड़ी, सुबह 8 बजे उठो और रात को 9 बजे तक पढ़ाई करो, तभी तो 3 महीने में PRC होगा। बस तुम 3 महीने में निपटाओ यार इसको, क्या है ये कचरा सारा भरा हुआ है PRC में। सीए तो कैफ से शुरू होगा ना। अभी तुम लोगों के पास मार्च अप्रैल मई है ना, मार्च अप्रैल मई में पूरी तैयारी करो। मई में एक आधा पेपर दे देना, QM का पेपर दे दो मई में, मैं भी ज्यादा क्लासेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और तुम लोग सर नईम को भी बुला दो, बोल दो भाई हम मई में पेपर देना चाहते हैं, वो भी क्लासेस बढ़ा देंगे। तुम लोग मई जून तक वाइंड अप करो, खत्म करो, ताकि तुम लोग जो है वो सितंबर में कैफ के 2 पेपर्स दो, जल्दी क्वालिफाई हो। सुबह 10 घंटे पढ़ते थे? सुबह तो होती नहीं है 10 घंटे की। अच्छा खैर चलो, फिर कल बातें करते हैं, सही है। अभी नमाज के लिए तैयार हो जाओ। और जो है वो अगले अब ट्यूसडे वाले दिन तक ना, ट्यूसडे वाले दिन तक सब खत्म कर कर आना। 6 से 4 पढ़ते थे ना, तो 6 से तुम पढ़ लो रात को 12 तक,
सही है। चलो भाई इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन चैप्टर 1 2 3 खत्म कर आना। सही है। अल्लाह हाफिज।